Good evening, students. डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी पटना। आज हम लोग टेस्ट 15 का सेक्शन बी पर चर्चा करेंगे। यानी बी सेक्शन हमारे टेस्ट सीरीज के अनुसार वो बिहार स्पेशल। तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में हम लोग पहले एक बीमारी है चकमी बुखार, उस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के बाद हम लोग इकोनॉमिक से बिहार के अर्थव्यवस्था के कुछ डाटा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बिहार स्पेशल टेस्ट 15 सेक्शन बी की शुभ आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन बी टेस्ट 15 क्वेश्चन नंबर 26, सरयू नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड या नेपाल या उत्तर प्रदेश या बिहार? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ सरयू रिवर? कुमाऊं रीजन उत्तराखंड और नेपाल और उत्तर प्रदेश या बिहार? द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 26 इज कुमाऊं रीजन उत्तराखंड। सरयू नदी का उद्गम स्थल कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड है। 26 का सही ऑप्शन है ए। चलिए चर्चा करते हैं जरा। उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है बागेश्वर जिला या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे एक माउंटेन है, यहीं पे एक पहाड़ है जिसको हम लोग नंदा कोट माउंटेन कहते हैं, नंदा कोट पहाड़ कहते हैं। तो नंदा कोट पहाड़ ही सरयू नदी का उद्गम स्थल है। सो द ओरिजिन ऑफ सरयू रिवर इज नंदा कोट माउंटेन एंड इट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड नोन एज बागेश्वर। तो उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में इस नदी का उद्गम स्थल है। अब आप देखिए कि यहां पे ये जो लाइन जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका भारत और नेपाल सीमा है। नंदाकोट पर्वत से सरयू नदी स्टार्ट होती है और भारत नेपाल सीमा पे ये बहती है। सो आफ्टर इट्स ओरिजिन फ्रॉम नंदाकोट माउंटेन इन द बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इट फ्लोज फॉर सम टाइम, सम प्लेसेस, सम ड्यूरेशन ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर। और यहीं पे एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं पंचेश्वर। एक जगह है भारत नेपाल सीमा पे पंचेश्वर, और पंचेश्वर में ये सरयू नदी शारदा नदी में मिल जाती है, या कहिए शारदा नदी में सरयू नदी का विलय हो जाता है। इट डिस्चार्जेस, द सरयू रिवर डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन द शारदा रिवर। तो पंचेश्वर के बाद ये नदी सरयू नदी शारदा नदी कहलाती है। शारदा नदी इज ऑल्सो नोन एज काली रिवर। ये काली नदी भी कहलाती है, ये शारदा नदी काली नदी भी कहलाती है। और आप देखेंगे कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। यहां से ये आपकी काली नदी या शारदा नदी इस तरह से बह रही है, और यहां पे आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये घाघरा नदी में मिल जाती है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका घाघरा नदी में मिल जाती है, या कहिए कि ये घाघरा नदी कहलाती है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। और हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपरी भाग में ये शारदा नदी या काली नदी कहलाता है, और जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाता है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जैसे अप्रोच करता है,
ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन हम लोग इसको सरयू नदी भी कहते हैं। वो इसलिए सरयू नदी कहते हैं, खास करके अयोध्या में यही नदी बहती है, तो यही शारदा नदी या काली नदी या घाघरा नदी अयोध्या में आपका सरयू नदी के नाम से फेमस है। और हमारे लिए बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से ये फिर घाघरा नदी जो है बिहार में बलिया और छपरा, जब बिहार सीमा पे आती है तो बलिया उत्तर प्रदेश और छपरा बिहार, बलिया और छपरा के बीच में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये है आपका सरयू नदी का एक फ्लो चार्ट, कैसे कैसे ये नदी मूव करती है। सरयू नदी का अन्य नाम घाघरा भी है, सरजू भी है और शारदा भी है। कहाँ कहाँ ये नाम है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है, ये भी हम लोग बात कह लिए। इसके ऊपरी भाग में इसको शारदा नदी या काली नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी हम लोग जान चुके हैं। सरयू नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ सरयू रिवर इज राप्ती नदी। राप्ती नदी सरयू नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। राप्ती रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ सरयू रिवर। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 ये समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। AES स्टैंड्स फॉर, AES का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। व्हाट डज AES स्टैंड्स फॉर? AES स्टैंड्स फॉर अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये AES या अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है क्या? हम आपको आज इसका PDF नोट्स भी भेज चुके हैं और उसी PDF नोट्स का सहारा लेते हुए हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि बिहार में आम तौर पे जनसाधारण भाषा में इसको चकमी बुखार भी कहा जाता है। खास करके बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में आज से 2 साल पहले काफ़ी बच्चों का मौत हुआ था इस बीमारी से। इस बीमारी में क्या क्या लक्षण है? फीवर हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, थकान लगता है, दिखाई देने में थोड़ा सा परेशानी होता है, सुनने में परेशानी होता है और बहुत ज़्यादा यदि अक्यूट हो, बहुत ज़्यादा यदि ये बीमारी बढ़ता है तो पैरालिसिस तक हो जाती है। लोग होश खो देते हैं और करीब करीब देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अक्यूट ये बीमारी यदि बहुत ज़्यादा तीव्र हो किसी शरीर में तो मृत्यु तक हो जाती है। खास करके ये 15 साल के बच्चों तक ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है। अब जरा इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे भी क्वेश्चन के आधार पे चर्चा करते हैं। तो इसको हम लोग चकमी बुखार के नाम से भी जानते हैं, लेकिन AES के नाम से मेडिकल हिस्ट्री में जाना जाता है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। इसके लक्षण क्या है? बुखार आता है, शरीर में ऐंठन महसूस होता है, बुखार की वजह से बेहोशी भी आ जाती है, घबराहट होती है, दांत और जबड़ों का कड़ा भी हो जाता है, दांत भी कड़ा हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग को चिकित्सा सलाह लेना जरूरी हो जाता है। सावधानी भी बरतनी चाहिए चकमी बुखार के दौरान। ढेर सारा बच्चों को पानी पिलाते रहें, क्योंकि 15 साल के बच्चों तक ये इफ़ेक्ट करता है। यदि आपका शरीर का तापमान बढ़ता है, फीवर बढ़ता है, तो पानी से पोछे, माथे पे, सिर पे गीले कपड़े की पट्टी रखें। लगातार ORS का घोल पिलाते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस तरह से सावधानी हम लोगों को बरतना।
इसी चर्चा के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर एईएस एज सजेस्टेड बाय स्पेशलिस्ट? विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए एईएस के संभावित कारण क्या हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ हीट स्ट्रोक, यानी हीट स्ट्रोक। डॉक्टर कहते हैं, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं कि यदि आपका लक्षण चकमी बुखार का यदि लक्षण दिखाई दे तो धूप में ज़्यादा बच्चे को न भेजें, लगातार धूप न पड़े, बाहर वातावरण में से दूर रखिए, तो इससे चकमी बुखार बढ़ जाता है। नमी, खास करके देखिएगा, नमी या मौसम बदलता है तो बिहार में ये चकमी बुखार हो जाता है। सी ऑप्शन जो है ये है हिपोग्लोसामिया। हिपोग्लोसामिया, डॉक्टर ये टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा निम्न हो जाए, लो ब्लड शुगर लेवल के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हिपोग्लोसामिया या हाइपोग्लोसामिया भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो बिहार का स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लो ब्लड शुगर लेवल या हाइपोग्लोसामिया सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है चकमी बुखार का या एईएस का। तो क्वेश्चन नंबर 28, एज पर हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार द पॉसिबल रीजन फॉर एईएस एज सजेस्टेड बाय स्पेशलिस्ट, क्वेश्चन है सजेस्टेड बाय स्पेशलिस्ट इज हिपोग्लोसामिया। विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए एईएस के संभावित कारण हाइपोग्लोसामिया है। 28 का सही ऑप्शन है सी। ये एईएस बीमारी या चकमी बुखार 2019 में एक महीने में 100 से 150 बच्चों के मृत्यु का कारण बना। और लो ब्लड शुगर, स्वास्थ्य विभाग ये कहती है कि बहुत ज़्यादा देर तक शुगर लेवल लो हो, निम्न स्तर पे हो, तो ये बीमारी बहुत तीव्र हो जाती है। इस बीमारी का कारण बैक्टीरिया भी बताया जाता है, फंजाई भी बताया जाता है, कवक, वायरस भी बताया जाता है, और बहुत सारे तत्व को भी आधार बनाया जाता है जिससे कि ये बीमारी होता है। ये बीमारी 15 साल के बच्चों तक ये होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज जापानीज एन्सेफेलाइटिस अफेक्ट? जापानी एन्सेफेलाइटिस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? देखिए, ये चकमी बुखार का एक कारण जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी बोला जाता है, जेई बोला जाता है। ये भी बोला जाता है कि इसके कारण भी जो है चकमी बुखार होता है। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है क्या? व्हाट इज जापानीज एन्सेफेलाइटिस? ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे कि आपका तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है और आपका मस्तिष्क, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड सब में माल फंक्शनिंग चालू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज जापानीज एन्सेफेलाइटिस अफेक्ट्स? सही ऑप्शन है ब्रेन। जापानी एन्सेफेलाइटिस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो वो है आपका मस्तिष्क। देखिएगा, ये मच्छर को देखिए, ये मच्छर आपको चावल के खेत में मिलेगा और इसको कहते हैं हम लोग क्यूलेक्स ट्राइटेनियर हिंचस। इस मच्छर को हम लोग कहते हैं क्यूलेक्स ट्राइटेनियर हिंचस। इस समूह से यह आते हैं। ये चावल के खेत में इस तरह के मच्छर आपको मिलेंगे। ये मच्छर जो हैं जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। जो वायरस है उस वायरस का नाम ही है जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस, और ये जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस से ये मच्छर संक्रमित हो जाते हैं। और इसी संक्रमित मच्छरों के काटने से
जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस होता है। बहुत हद तक देखा गया है कि ये जो जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस है ये पालतू सूअर और जंगली पंछियों को काटते हैं और सूअर और जंगली पंछियों से फिर मानव में ये बीमारी फैल जाती है। मानव को छूने से, एक संक्रमित जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस से कोई संक्रमित मानव है और वो किसी दूसरे को मानव को छुएगा तो उसे संक्रमण नहीं होता है, लेकिन संक्रमित सूअर या संक्रमित पंछियों के काटने से ये बीमारी संक्रमित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सिरदर्द होता है, सिरदर्द के साथ बुखार भी होता है। शुरुआती लक्षण ये होता है, यदि यहां तक ठीक हो गया तो बात ठीक है, सिरदर्द बुखार के साथ आप ठीक कर लिए, सही है। लेकिन जब ये मामला गंभीर होता है, सिरदर्द बढ़ जाता है, बुखार तेज हो जाता है, गर्दन में अकड़न हो जाता है, शरीर में ऐंठन हो जाता है, खास करके छोटे बच्चों में, और मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाती है, माइंड बिकम्स इनएक्टिव। और इस बीमारी का समय अवधि 5 से 15 दिन होती है। मृत्यु दर देखा गया है, डेथ रेट देखा गया है कि 0.3% से लेकर 60% तक इस बीमारी में मृत्यु दर होती है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द वेक्टर फॉर जापानीज एन्सेफेलाइटिस? जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए वेक्टर कौन है, माने किसके द्वारा ये बीमारी फैलता है? तो वेक्टर इज मॉस्किटो। जापानी एन्सेफेलाइटिस के वेक्टर यानी फैलाने वाला आपका मच्छर होता है। तो 30 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द प्रोबेबल रीजन्स फॉर जापानीज एन्सेफेलाइटिस? जापानी एन्सेफेलाइटिस के संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? आप देख रहे हैं ये सब क्षेत्र है ना, ये चीन है, ये दक्षिण एशिया है, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग है। तो ये सब जगह में जापानीज एन्सेफेलाइटिस होते हैं। तो उसी पे क्वेश्चन नंबर 31 आधारित है, विच आर द प्रोबेबल रीजन्स फॉर जापानीज एन्सेफेलाइटिस? तो सही आंसर है साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक, इंडिया एंड यूरोप। चारों जगह जापानीज एन्सेफेलाइटिस फैलती है। जापानी एन्सेफेलाइटिस के संभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी प्रशांत, भारत और यूरोप। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और आपका डी भी सही है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहली बार इस बीमारी का वर्णन जापान में 1871 में हुआ। मीन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ दिस डिजीज वॉज सीन इन जापान इन 1871। 1871 में पहली बार जापानीज एन्सेफेलाइटिस बीमारी को देखा गया। लेकिन बहुत ज़्यादा जापान में टीकाकरण हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ, तो अब ये बीमारी जापान में नहीं है। अब हम लोग जरा इकोनॉमिक्स डाटा पे चलते हैं। फ्रॉम विच ईयर बिहार गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ सेपरेट चाइल्ड डेवलपमेंट बजट? बिहार सरकार बच्चों के लिए, बाल विकास के लिए एक अलग बजट कब से तैयार करना चालू की है? ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सही ऑप्शन है ए यानी 2013-14। सो फ्रॉम विच ईयर बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ सेपरेट चाइल्ड डेवलपमेंट बजट? फ्रॉम 2013-14। बिहार सरकार ने किस वर्ष से एक अलग बाल विकास बजट तैयार करना चालू किया? तो है 2013-14। तो 32 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 33, हु ऑल आर कंसिडर्ड एज चाइल्ड एज पर नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013? 2013 के राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार किसको बच्चा माना जाता है? एवरी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज अ चाइल्ड। 2013 की राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार किसको बच्चा माना जाता है?
18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति को। तो 33 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 34, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 0 to 18 ईयर्स ऑफ द बिहार पॉपुलेशन। देखिए, बिहार एक सबसे यंग युवा आबादी के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सबसे युवा प्रदेश है। क्वेश्चन उसी पे है कि एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 0 to 18 ईयर्स ऑफ द बिहार पॉपुलेशन। तो वो है 48%, यानी 100 में से 48 बच्चे जो हैं, 48 जो आपके यहाँ आबादी है वो 18 वर्ष से कम की है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी का कितना प्रतिशत 0 से 18 वर्ष वर्ग में है। तो वो है आपका 48। देखिए, भारत भी एक युवा देश है, मतलब 39%, 39% जो भारत की आबादी है वो 18 साल या 18 साल से कम उम्र के लोगों की है। बिहार में ये प्रतिशत ज़्यादा है, बिहार में है 48%, 48%। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स इन बिहार। अब हम लोग 6 साल की बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब जन्म से लेके 6 साल तक, ये ब्रैकेट में। तो जेंडर रेशियो क्या है, लिंग अनुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु समूह में बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है। तो सही आंसर है 935, यानी हर एक 1000 लड़कों पे 935 बेटियां हैं, क्योंकि हम लोग 6 वर्ष की आयु तक की बात कर रहे हैं। ये तो एनीवे 35 का सही ऑप्शन है ए, 935। याद रखिएगा, 35 का सही ऑप्शन है 935, 935। थोड़ा सा चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 2001 में 6 वर्ष की आयु तक का यदि हम लोग लिंग अनुपात निकालें, जेंडर रेशियो निकाले, तो वो 942 था, मैंने 1000 बेटों पे 942 बेटियां। अब वही 2011 में ये घट के 942 से घट के ये 935 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में बिहार निवासी रामचंद्रन को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया। तो रामचंद्र बिहार के किस जिला के निवासी हैं। Recently, Ramchandran, a resident of Bihar, has been handed over to India by Pakistan. So, Ramchandran is a resident of which district of Bihar? तो रामचंद्र जो थे नवादा के थे। 36 का सही ऑप्शन है नवादा। 16 साल पहले नवादा के रामचंद्र को पागलपन की हालत में पाकिस्तान के सैनिक ने पकड़ लिया था। अब 16 साल बाद 19 अगस्त को पाकिस्तान ने रामचंद्र को भारत को वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में सालों भर खेती के देखरेख के लिए कितने कृषि संस्थान का चयन किया गया है। हाउ मेनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैव बीन सेलेक्टेड इन द स्टेट फॉर द केयर ऑफ फार्मिंग थ्रू आउट द ईयर। साल भर खेती के लिए कितने कृषि संस्थान का चयन किया गया है। तो आंसर है 4। कौन कौन है। ए, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर, एकदम सही है। बोरलोंग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सी, ये भी सही है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी सही है। तो एक से अधिक विकल्प, चारों ए बी सी डी सही है। 37 मेरे ख्याल से होना चाहिए 38। बिहार में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में राज्य के कितने जिले में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हनी इन द स्टेट, हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बी फॉर्म्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टेट। तो 8 जिलों में किया जाएगा।
पूर्वी चंपारण या ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा। इसके अलावा समस्तीपुर, पूर्णिया, सीहोर और भागलपुर। फिर से सुनिए, शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने जिले में स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाया जाएगा? तो 8 जिले में। 4 आपका ऑप्शन है, ए सही है पूर्वी चंपारण, बी मुजफ्फरपुर भी सही है, सी नालंदा भी सही है और डी नवादा भी सही है। इसके अलावा नोट्स में और भी 4 जिला लिख लीजिए, समस्तीपुर, पूर्णिया, शिवहर और भागलपुर। गौर करने के लिए बात है कि पूरे विश्व में न्यूजीलैंड के बाद, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है और बिहार का शहद जो है अच्छा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य स्तरीय ई यूथस्कोप स्टार्टअप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी विल ऑर्गेनाइज स्टेट लेवल ई यूथस्कोप स्टार्टअप कॉम्पिटिशन? तो वो पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा। 39 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के किस जिले में आकस्मिक समस्या हेतु कॉम्बैट सेल का गठन किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कॉम्बैट सेल हैज बीन फॉर्म्ड फॉर इमरजेंसी प्रॉब्लम? तो वे है पटना में। तो 40 का है ए पटना। देखिए, इसमें आकस्मिक एक फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और 24 घंटे सातों दिन आकस्मिक समस्या जैसे कि अतिक्रमण हुआ, कोई भवन है, मकान का गिरना या भूस्खलन, मृत जानवर, मैनहोल खुला हुआ है, महामारी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, आप सब इसमें आप फ़ोन करके आप दर्ज करा सकते हैं। तो 40 का है सही ऑप्शन ए। 41, हाल ही में बिहार के किस जिला में 300 टन दैनिक क्षमता के पशु आहार कारखाने का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया? Recently in which district of Bihar 300 tons of daily capacity animal feed factory 300 टन दैनिक क्षमता के पशु आहार कारखाने का शुभारंभ कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो वो है आपका भोजपुर में, वो है आपका भोजपुर में। तो 41 का सही ऑप्शन है बी। 41 का सही ऑप्शन है बी। राज्य बिहार राज्य का कौन सा निदेशालय पहला ऐसा निदेशालय बना है जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट मिला है? विच डायरेक्टरेट ऑफ द स्टेट बिहार हैज बिकम द फर्स्ट सच डायरेक्टरेट विच हैज गॉट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट? तो वो है प्राथमिक शिक्षा, वो है प्राइमरी एजुकेशन। 42 का है ए। 43, हाल ही में बिहार के किस जिले के अंशुल ठाकुर ने माई आईटी रिटर्न ऐप बनाया है जिसके देश के सर्वश्रेष्ठ 24 एप्लीकेशन में शामिल किया गया है? रिसेंटली अंशुल ठाकुर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज क्रिएटेड माई आईटी रिटर्न ऐप विच हैज बीन इंक्लूडेड इन 24 बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ द कंट्री? सहरसा। इसी जिले के अंशुल ठाकुर ने माई आईटी रिटर्न ऐप बनाए हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ 24 एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप घर बैठे आसानी से कुछ देरों में अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला एप्लीकेशन बन गया है और इस एप्लीकेशन को 2015 में लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 43 का सही ऑप्शन है बी सहरसा। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में पंचानन मिश्रा का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? रिसेंटली पंचानन मिश्रा हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच एरिया? ही वॉज रिलेटेड टू लिटरेचर, वो साहित्य से संबंधित थे। तो 44 का है सही ऑप्शन ए साहित्य। पंचानन मिश्रा साहित्यकार थे, मिथिला की संस्कृति का वो अनुसंधान करता थे, रिसर्चर इन द कल्चर ऑफ मिथिला। वो मैथिली में किताब लिखे हैं, हिंदी में किताब लिखे हैं, अंग्रेजी में किताब लिखे थे और वो दरभंगा के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में बिहार के किस इंजीनियरिंग संस्थान के द्वारा बनाया गया
सामुदायिक स्वच्छता परिसर का मॉडल लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बिहार के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। रिसेंटली द मॉडल ऑफ कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स बिल्ड बाय विच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार will be implemented in all districts of Bihar under लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन। तो 45 का सही ऑप्शन है IIT पटना। IIT पटना जो है 2+2 यूनिट बनाए हैं, जिसमें एक महिला शौचालय होगा, पुरुष शौचालय होगा, दो बाथरूम होगा, एक वॉशिंग प्लेटफॉर्म होगा, मतलब कपड़ा धोने के लिए एक जगह होगा, सोलर पैनल लगाने के लिए जगह होगा, और जो भी विद्युत व्यवस्था है जैसे कि सोलर पैनल या तार हो, सारा कुछ का मॉडल IIT पटना तैयार की है और इसी को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में शामिल किया गया है। तो 45 का सही ऑप्शन है ए। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 46, माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वो स्टार्टेड इन बिहार टू एलिमिनेट माफिया गैंग्स? देखिए, ऑपरेशन कोबरा, माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में ऑपरेशन कोबरा शुरू किया गया था। तो 46 का सही ऑप्शन है डी, ऑपरेशन कोबरा। 47 चलते हैं। ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था? ऑपरेशन उजाला वो स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया था। तो 47 का सही ऑप्शन है बी। 48 ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? वाई वॉज ऑपरेशन धनवंतरी स्टार्टेड इन बिहार? आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समाज के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर सोशल जस्टिस फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सोसाइटी। बी ऑप्शन बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए, टू स्टॉप इलीगल एंड फेक ड्रग्स इन द मार्केट। सी चारा घोटाला में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए, टू कैच दोज इन्वॉल्व इन द फॉर्डर स्कैम, या इनमें से कोई नहीं। तो बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी चालू की गई थी। तो 48 का सही ऑप्शन है बी। 48 का सही ऑप्शन है बी। 49 बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द ऑपरेशन ब्लैक पैंथर लॉन्च्ड टू एंड क्राइम इन बिहार? पश्चिम चंपारण में ऑपरेशन ब्लैक पैंथर शुरू किया गया ताकि अपराध को खत्म किया जा सके। तो 49 का सही ऑप्शन है सी, यानी पश्चिम चंपारण। 49 का सही ऑप्शन है सी, पश्चिम चंपारण। 50 क्वेश्चन नंबर 50 बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? वाई वॉज ऑपरेशन चाणक्य स्टार्टेड इन बिहार? विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए, टू वोट पीसफुली इन द असेंबली। बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट समाप्त करने के लिए, टू एंड एडल्टरेशन ऑफ डेली एसेंशियल्स इन द मार्केट। चारा घोटाला वालों को पकड़ने के लिए, टू कैच द फॉर्डर स्कैमस्टर्स, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन चाणक्य बाजार में जो भी दैनिक आवश्यकता की वस्तु है, एसेंशियल गुड्स है, उसमें मिलावट होती थी। तो इसी मिलावट को समाप्त करने के लिए बिहार में ऑपरेशन चाणक्य चालू किया गया। तो 50 का सही ऑप्शन है बी। तो इसके साथ ही बच्चों आज का सेक्शन बी, टेस्ट 15 सेक्शन बी बिहार स्पेशल संपन्न होता है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।